वैसे पाकिस्तान को भारत का डर है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय सेना खुद को आने वाली जंगों के लिए तैयार कर रही है, फ्यूचर वॉरफेयर के लिए अपग्रेड कर रही है, उससे किसी भी देश को डरना चाहिए। इसी से जुड़ी है हमारी अगली पेशी। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने कई सबक लिए, इसीलिए नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। स्वदेश हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता कम हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी को और धार दी जा रही है और अब एक और ऐसी बटालियन तैयार की जा रही है जो दुश्मनों को किसी भी मोर्चे पर मात देगी। नाम है भैरव बटालियन। ये खास बटालियन बाकी और बटालियन से अलग है, उनसे छोटी है और उनसे ज्यादा फुर्तीली है। इस बटालियन को खास मिशन के लिए तैयार किया गया है, जो दुश्मन के ठिकानों में घुसकर डीप स्ट्राइक करेगी। आ गया इंडियन आर्मी का भैरव। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ट्रेनिंग देखकर दुश्मनों में भय, फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी पड़ेगी सब पर भारी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना को लगातार घातक बनाया जा रहा है। सेना नए नए आधुनिक हथियार खरीद रही है, युद्ध स्तर पर फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी चल रही है। लेकिन अब दुश्मनों पर जोरदार प्रहार करने के लिए भारतीय सेना की भैरव बटालियन तैयार, जो फुर्तीली भी है, घातक भी है और प्रभावी है। एक तरफ CQB कार्बाइन जैसे घातक हथियारों से हिंदुस्तान के दुश्मनों में दहशत है, तो नए जमाने की जंग की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना खुद को लगातार मॉडर्न बना रही है। इसी के तहत भारतीय सेना अपने दस्ते में नए नए बटालियन शामिल कर रही है। भैरव बटालियन की हुंकार, भारत के दुश्मन खबरदार। देश के खिलाफ आंख उठाने वाले दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना की 5 भैरव बटालियन तैयार है और आने वाले 6 महीनों में भारतीय सेना में 25 भैरव बटालियन को शामिल किया जाएगा। इस बटालियन का मकसद घातक कमांडोज और स्पेशल फोर्स के बीच की क्षमता को जोड़ना है। यही वजह है कि इस बटालियन के कमांडोज को आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियानों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। भैरव बटालियन में अलग अलग बलों से जवान लिए गए हैं। इनमें एयर डिफेंस, आर्टिलरी और सिग्नल जैसी शाखाओं से सैनिक शामिल हैं। सोर्सेज के मुताबिक हर एक भैरव बटालियन में एयर डिफेंस के 5, आर्टिलरी से 4 और सिग्नल से 2 जवानों का शामिल किया गया है, ताकि यह बटालियन मल्टी डोमेन वॉर में सक्षम हो। भैरव बटालियन का मेन काम सीमा पार ऑपरेशन, टोही मिशन, दुश्मन की आपूर्ति और संचार व्यवस्था में व्यवधान डालना होगा, जिससे पैरा स्पेशल फोर्सेस अपने स्ट्रैटेजिक और सीक्रेट ऑपरेशंस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। भैरव बटालियन की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें सिर्फ 250 चुनिंदा सैनिक जो एलीट के तौर पर जाने जाएंगे, यानी पूरी तरह से ट्रेंड और बहादुर। ये बटालियन बहुत तेज और तुरंत ही कहीं भी पहुंच सकेगी। ये हाई टेंशन वाली जंगों में भी जल्द हमला करने में सक्षम रहेगी। इतना ही नहीं, भैरव बटालियन दुश्मनों के अहम ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करने में भी माहिर रहेगी। भारतीय सेना की भैरव बटालियन जहां एक ओर नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, तो दूसरी तरफ यह बटालियन सेना को घातक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी। यही वजह है कि सबसे पहले इस खास बटालियन को बॉर्डर के उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है जहां चीन और पाकिस्तान से खतरा बना रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के मुताबिक भैरव की 3 यूनिट्स नॉर्दर्न कमांड में जुड़ चुकी हैं। एक लेह में 14 कोर के साथ, एक श्रीनगर में 15 कोर के साथ और एक नगरोटा में 16 कोर के साथ। बाकी 2 बटालियनों को पूर्वी और पश्चिमी सरहदों पर रेगिस्तान और पहाड़ों में तैनात किया गया। वैसे तो दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना में पहले से ही 10 पैरा स्पेशल फोर्स और 5 पैरा एयरबोर्न बटालियन, हर बटालियन में 620 सैनिक होते हैं, जिन्हें बड़े और हवाई हमले के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन भैरव छोटी और ज्यादा तेज है, जो पैदल सेना को स्पेशल फोर्स जैसी ताकत देगी, यानी पाकिस्तान में भय के धौंक बजने वाले। जहां तक फोर्स और ताकत का सवाल है, तो इस मामले में रूस भी पीछे नहीं, बल्कि यूं कहें कि अमेरिका को अगर सही मायने में कोई टक्कर देता है, अमेरिका को चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में कोई मुल्क रखता है, तो वो रशिया ही है। अब आप सोचेंगे कि अचानक कचहरी में रूस का जिक्र क्यों? जिक्र इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि रूस ने अचानक ही अपनी परमाणु मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश किया।
उनकी ताकत का एहसास करवाया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त दुनिया ये सोच रही थी कि अब जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म हो जाएगी, जिसे लेकर बार बार ट्रंप भी बयान देते थे, अब भी दे रहे हैं। ऐसे में रूस ने सबको सरप्राइज कर दिया, अपनी लंबी दूरी की मिसाइल को निकाला और वॉर एक्सरसाइज के नाम पर उसकी ताकत और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पूरी दुनिया के सामने नुमाइश कर दी। मगर सवाल है कि पुतिन ने यह फैसला क्यों किया? आखिर क्यों जो मुल्क यूक्रेन के साथ करीब 4 साल से युद्ध के मैदान में हो, वो अपनी परमाणु मिसाइलें निकाल रहा है और खुद पुतिन इस न्यूक्लियर ड्रिल के ऑर्डर को साइन कर रहे हैं। कचहरी में आज 2 महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव पर ये पेशी जरूर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कहते रह गए, पुतिन ने एटमी मिसाइलें चला दी। ट्रंप कहते रहे जंग रोक दो, पुतिन ने कहा दुश्मन को ठोक दो। ट्रंप का शांति समझौता न्यूक्लियर मिसाइलों में उड़ गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं, वो पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज है। वो मैसेज जो रूस बड़े प्यार से वॉशिंगटन को भिजवाया है, मानो कह रहे हो कि ये मिसाइल नहीं उड़ी, बल्कि ट्रंप का शांति समझौते वाला प्रस्ताव उड़ गया। क्योंकि जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच पीस प्रोसेस की बात हो रही थी, जब ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वो शांति समझौते को लेकर सीरियस हैं, इसे लागू करना चाहते हैं, उसी वक्त पुतिन ने मिसाइलों को दागने का ऑर्डर दे दिया, एटमी मिसाइलों को उड़ाया, वॉर ड्रिल किया, अमेरिका समेत यूरोप को बड़ा मैसेज दे दिया। Плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимову Валерию Васильевичу. Прошу вас, Валерий Васильевич. अब इन एटमी मिसाइलों के ड्रिल वाली तस्वीरों को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। दरअसल हुआ यह है कि रूस ने अचानक से न्यूक्लियर कमांड फोर्स को लेकर वॉर ड्रिल किया। इसके तहत आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइल को छोड़े जाने का वीडियो सामने आया। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से यार्स आईसीबीएम मिसाइल दागी गई, जबकि बेरेंट सागर में एक परमाणु पनडुब्बी से सिनेमा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण शामिल था। इस वॉर ड्रिल में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाले TU-95 बॉम्बर प्लेन भी शामिल हुए। खुद पुतिन ने इसका निर्देश दिया और वॉर एक्सरसाइज को लाइव देखा। रशिया की तरफ से बताया गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ क्रूज मिसाइल के टेस्ट कामयाब हुए। You know, President Putin in his call mentioned to me about nuclear, where we do a de-escalation, and I'm fine with that. I think it's good. I think it's a very appropriate thing. We have the most nuclear weapons. Russia's second. China is actually third by a long way, but they'll be even within 4 or 5 years. Too many. And we are talking about de-escalation. That's already being talked about. अब सवाल है कि यह अभ्यास क्यों किया गया? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्यों बहुत बड़े बड़े हथियार निकाले? क्योंकि ये शक्ति परीक्षण तो ऐसे ही नहीं होता। दरअसल इन इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा सिस्टम और चेन ऑफ सीक्वेंस पता चलेगा। हुआ यह है कि इसी महीने की शुरुआत में नाटो ने अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बॉम्बर्स के साथ 13 देशों के 7 विमानों ने हिस्सा लिया। इस बीच पोलैंड की तरफ से बयान आया कि अगर रूसी राष्ट्रपति का विमान उनके एरिया में दाखिल हुआ तो हम सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर रूस सीज़फायर की टेबल पर नहीं आया, पुतिन नहीं माने, तो उसे और सख्त अंजाम भुगतने होंगे। I just felt it was time. We've waited a long time. I thought that we'd go long before the Middle East. And Mark, as you know, we did the Middle East +7. So we did 7 different wars from Pakistan and India to so many. Azerbaijan, Armenia. Which they said was impossible to do. All these wars I did, and the one that we have left, we have 1 left. It'll be 9. We have 1 left, and I think we'll get that done too. I think. सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ये बात सामने आई थी कि अब रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रेसिडेंट की बुडापेस्ट में मुलाकात नहीं हुई। अमेरिका इस मीटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड था,
सोर्सेस के मुताबिक सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रूस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि अमेरिका अभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और ये बात खुले तौर पर ट्रंप ने बताई भी। They do a lot of oil, and hopefully it'll push. Hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. You know, it takes two to tango, as they say, and we're going to find out. They hate each other. These two people hate each other. You know that better than anybody, and it makes it more difficult than it should be. This should be easier to do, but the level of hatred between Zelensky and Putin is very substantial. अब कई एक्सपर्ट्स पुतिन के इस कदम को अमेरिका के लिए चेतावनी के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई थी। तब यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने को लेकर भी बातें हुई, क्योंकि अमेरिका ये मिसाइल देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तब अमेरिका ने इसे टाल दिया। और ये बात तो खुद ट्रंप ने कही थी कि जब टोमाहॉक को लेकर सवाल पूछे गए तो पुतिन नाराज हो गए। The problem with the Tomahawk that a lot of people don't know, it'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use them. They're highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. But there is a tremendous learning curve with the Tomahawk. It's a very powerful weapon, very accurate weapon, and maybe that's what makes it so complex. But it will take a year. It takes a year of intense training to learn how to use it. And we know how to use it, and we're not going to be teaching other people. It will be too far out into the future. तो फिर क्या इसी नाराजगी का जवाब ये न्यूक्लियर वॉर ड्रिल? क्या पुतिन माइंड गेम से आगे की बात कर रहे हैं? क्या जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं? बहरहाल जो भी, इतना जरूर है कि पुतिन के इस वॉर गेम ने दुनिया की टेंशन तो बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब ट्रंप भी बौखला चुके हैं। वो रूस की मान मनोबल करते करते थक गए। अब उन्होंने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस पर यूक्रेन वॉर के लिए सैंक्शन लगाए थे, अब उसी लाइन पर ट्रंप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज ही रूस को 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं और इसका असर देखने को भी मिला है। चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो इन 2 कंपनियों से तेल नहीं खरीद पाएगा क्योंकि सैंक्शन की रुकावट बीच में आ गई। इस बीच ट्रंप लगातार भारत को लेकर भी ये बयान दे रहे हैं कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और भारत अब रूसी तेल की खरीद कम करने वाला है। अब इन सारी बातों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। ट्रंप कह चुके थे कि वो आसियान समिट में 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में होने वाले समिट में मोदी से मिलने वाले हैं और उसके मिलने के इच्छुक भी हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से कहा गया है कि समिट में पीएम मोदी नहीं जाएंगे, वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे। सवाल है, क्या यह फैसला अमेरिका को कोई बड़ा मैसेज है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में दिवाली का दीप जला रहे थे। भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हर मौके पर अपना ग्रेट फ्रेंड बताने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इन सारी बातों के बीच ऐसा लगता है कि ट्रंप अपनी शर्तों पर भारतीय लीडरशिप से मिलना चाहते थे। ट्रंप चाहते थे कि किसी सूरत वो और मोदी एक साथ एक फ्रेम में नजर आए और इसके लिए मौका बना आसियान समिट का। ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री से मलेशिया में मिलना चाहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वह वर्चुअली कनेक्ट होंगे, इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचेंगे। अब इस मौके पर ट्रंप का वो बयान सुनना जरूरी है जो उन्होंने पहले दिया था। फिर आगे की बात। Are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks? Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. यानी बात निकली तो तेल तक पहुंची, रूसी तेल से होते हुए जंग रोकने पर पहुंची। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पीएम मोदी से रूसी तेल की खरीद कम करने को लेकर बात हुई। यही बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई, मगर इस बार एक राइडर लगा दिया। कह दिया कि भारत ने उन्हें भरोसा तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी तेल की खरीद बंद नहीं हो सकती। ये बात वो भी समझते हैं। India, as you know, has told me they are
stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. There was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than they would normally be. I think I'll probably be talking about it. What I'll really be talking to them about is how do we end the war with Russia and Ukraine, whether it's through oil or energy or anything else. इसी तरह की बात कुछ दिन पहले भी कही गई थी और उसका जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। साफ कहा गया था कि रूसी तेल की खरीद कम करने को लेकर कोई बात हुई हो, ऐसी जानकारी नहीं। इस बीच एक्सपर्ट्स का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी सुनना चाहिए। देखिए, ट्रंप जो कह रहे हैं रशियन ऑयल को लेकर के और भारत की परचेजेस को लेकर के, इसमें कुछ तथ्य हैं, समझ आते हैं। एक ये है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जनवरी से यूरोपियन यूनियन बैन करने जा रहा है रशियन ऑयल का कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और अभी फिलहाल भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी यूरोप को जाता है डीजल, पेट्रोलियम, जेट फ्यूल को लेकर के, तो उस पर असर पड़ेगा, नो डाउट। दूसरी बात यह है कि जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है तेल पे रशियन, करीब $2-3 है, इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है, और खर्चे अलग से और हैं, इंश्योरेंस के, शैडो फ्लीट, क्योंकि सैंक्शंस अवॉइड करनी है, ये वो। तो आई थिंक उन सबको देखते हुए भारत अपना डिसीजन लेगा। वो जैसे इंडिया कहता है हम मार्केट कंडीशंस और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देख के डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक आने वाले महीनों में भारत को शायद ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स को लगता है कि रूसी तेल को लेकर भारत जल्द फैसला लेगा, लेकिन अभी तक सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल खरीद रहा है। और जहां तक अमेरिका और भारत के रिश्तों का सवाल है, तो दिवाली पर इतना जरूर हुआ कि ट्रंप ने दिया जलाया और फिर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। ट्रंप ने कहा खुलकर बात हुई, रूसी तेल का मुद्दा कवर हुआ। भारत ने कहा कि बातचीत में आतंकवाद का जिक्र हुआ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहे, बातचीत का सार यही था। हालांकि जहां तक आसियान का सवाल है, तो इसे लेकर अब क्लैरिटी आई है। मोदी नहीं, जयशंकर जाएंगे, वहीं ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब सवाल है कि इस फैसले के मायने क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने जो डिसाइड किया कि नहीं जा पाएंगे और केवल वर्चुअल रूप से ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका मायने ये है कि आई थिंक भारत आसियान को वेट एंड वॉच भी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आसियान किस तरफ जाएगा ज्यादा, क्योंकि वहां एक कंटेस्ट है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो भारत आई थिंक केयरफुली अभी वेट एंड वॉच कर रहा है आसियान को। अब इन सारी बातों के बीच ट्रंप बार बार ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में उनकी अहम भूमिका रही। वो न होते तो न जाने कितनी लाशें बिक जाती। 50 से ज्यादा बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं और भारत अपने रुख पर कायम। रुख ये कि सीज फायर की बात पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान ने हमले रोकने को कहा था, वो गिड़गिड़ाया था, घुटनों पर आया था, इसीलिए हमने हमले रोके। किसी तीसरे देश का दखल नहीं था। खुद पीएम मोदी ये बात संसद में ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। साथियों, हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इसीलिए भारत और अमेरिका को लेकर जब इतने सारे मुद्दों पर बातें अलग अलग हो, बयानों में अस्पष्टता हो, तो फिर मुलाकात सिर्फ ऑप्टिक्स बनकर रह जाती है और शायद हिंदुस्तान ये नहीं चाहता। इसीलिए मोदी सरकार की लाइन क्लियर है, बात करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, मुलाकात करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर होगी। देश के आत्मसम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किसी कीमत नहीं होगा। भारत की लाइन क्लियर है, ये तो साफ है, लेकिन साफ बदमाश भी हो रहे हैं। और इसी से जुड़ी है हमारी अगली पेशी, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे बिहार के वांटेड बदमाशों को दिल्ली में ढेर कर दिया गया। दरअसल दिल्ली के रोहिणी में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें बिहार के 4 बदमाश, जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 33 साल के बीच है, उनको ढेर कर दिया गया। इन ढेर बदमाशों में बिहार के सिग्मा गैंग का सरगना भी शामिल है, जिसका नाम रंजन पाठक है। रंजन पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसी गंभीर मामलों में मामले दर्ज है और अब इस गैंग का विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा की बड़ी साजिश भी रच रहा था, ऐसी खबर है। लेकिन समय रहते इस गैंग
कि एक ऑडियो क्लिप लीक हो गई, जिसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, इन बदमाशों की लोकेशन निकाली और चारों का एनकाउंटर कर दिया। बिहार के वांटेड, दिल्ली में द एंड। बदमाश पुलिस की मुठभेड़, 4 बदमाश ढेर। गैंग का नाम सिग्मा, दिल्ली में खात्मा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार रात बिहार के 4 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर दिया गया। ये चारों ही बदमाश लंबे समय से बिहार में मोस्ट वांटेड थे। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने। जो वांछित थे बिहार में, सीतामढ़ी में, वहां पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी टीम के साथ में। इन चारों लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की पहचान 25 साल के रंजन पाठक, 25 साल के बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, 33 साल के मनीष पाठक और 21 साल के अमन ठाकुर के तौर पर हुई है। अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है, जबकि बाकी तीनों अपराधी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। दरअसल बुधवार रात करीब 2:20 पर रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के रास्ते पुलिस को गैंग की मौजूदगी की सूचना मिली। टीम ने घेराबंदी की तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों बदमाशों को मौके पर ही ढेर कर दिया। और जहां पर रोहिणी में ये पूरी जो इनकाउंटर है वो हुआ, उस जगह की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सामने आप देख पाएंगे इस जगह फिलहाल फॉरेंसिक की जो टीम है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी और जो सामने जो गाड़ी आपको नजर आएगी बेलेनो कार, इसी में सवार होकर जो बदमाश है वो इस इलाके में जा रहे थे और इसकी सूचना जो है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिलती है और जिसके बाद इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और ताबड़तोड़ दोनों तरफ से जिसके बाद कई राउंड जो फायरिंग है वो होती है और जिसमें चारों बदमाश घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में बदमाशों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर जो डॉक्टर हैं उन्हें डेड घोषित कर देते हैं। इस एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाशों में कुख्यात रंजन पाठक भी शामिल था, जो सिग्मा एंड कंपनी के नाम से गैंग चलाता था। पिछले कुछ महीनों से ज्यादा सक्रिय हो गया था। इसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई मामले दर्ज थे। ये गैंग जबरन वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। रंजन के गैंग ने बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में 5 हाई प्रोफाइल हत्याओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने रंजन पाठक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। रंजन पाठक का गैंग लंबे समय से बिहार में सक्रिय था और इस गैंग की तलाश बिहार पुलिस को कई महीने से थी। बहुत ड्रेडेड वारदात में शामिल रहे वहाँ पर। वो वांछित अपराधी थे। पिछले 3 महीने में ही इन्होंने 4 मर्डर केस किए हैं। सुपारी किलिंग में ये लोग शामिल थे। ये मोडस ऑपरेंडी इनके सामने निकल करके आई है और सुपारी में इन्होंने 3-4 लोगों की हत्या भी की है और एक आदमी से पैसे भी मांगे, जो पिछले 3 महीने की वारदात मैंने आपको बताई है। ये भी खुलासा हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये गैंग कोई बड़ी हिंसा का प्लान कर रहा था, लेकिन एक ऑडियो कॉल लीक हुई और पुलिस को मिली, जिससे इस गैंग की साजिश का खुलासा हो गया। इसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से रोहिणी में इस गैंग की लोकेशन की खुफिया सूचना जुटाई और फिर चारों का ही एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। फॉरेंसिक की टीम जो है वो फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है, पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे ये जो पूरा रास्ता है इसे फिलहाल जो आने जाने के लिए रोक दिया गया है। रोहिणी के बहादुर शाह जो मार्ग है, इस घटना पर रात में तकरीबन 2:20 पर जो गैंगस्टर हैं उनके और पुलिस के बीच ये जो बड़ी मुठभेड़ है वो होती है और उस मुठभेड़ के बाद इन चारों बदमाशों को मार गिराया गया है।
ये भी सामने आया कि गैंग का सदस्य अमन ठाकुर इन अपराधियों को दिल्ली में शरण देता था। हालांकि अब पुलिस सिग्मा गैंग के ढेर बाकी बदमाशों की जानकारी जुटा रही है, जिससे उनकी पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब वो खबर जो सीधा आपकी सेहत से जुड़ी है। दिवाली का त्योहार अभी गया ही है। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कई ऐसे टॉय गन भी थे जिसे लोग आमतौर पर दिवाली मनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी ही कुछ कार्बाइड गन से लोगों की तकलीफ बढ़ गई है। कैल्शियम कार्बाइड गन की वजह से भोपाल समेत कुछ शहरों के कई लोगों की आंखों की रोशनी दांव पर लग गई है। यह गन प्लास्टिक पाइप यानी कि पीवीसी और कार्बाइड लाने से बनती है, एक तेज धमाका कर देने वाला उपकरण जिसे बच्चे पटाखे की तरह चला रहे थे। और फिर हुआ वो हादसा जिसने 14 बच्चों की जिंदगियां बदल दी। सिर्फ 150-200 रुपए की छोटी सी गन ने न सिर्फ बच्चों के चेहरे को झुलसा दिया, बल्कि आंखों को भी नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ विदिशा ही नहीं, जुगाड़ की इस गन का कहर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया। भोपाल में कार्बाइड गन से चोट लगने के करीब 60 मामले सामने आए हैं। ये सारे हादसे दिवाली पर पटाखा फोड़ने के दौरान हुए। इनमें से 5 पीड़ितों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भोपाल CMHO ने बताया कि ज्यादातर बच्चों की कॉर्निया में चिंगारी लगी थी। Motorola Edge 60 Pro, most stunning true color pro grade camera. Motorola Edge 60 Pro, the true flagship killer. और अब मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने से महागठबंधन को होगा फायदा? और अब खबर चंडीगढ़ से। स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर के घर एक बार फिर CBI की टीम पहुंची है। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में उनके घर पर यह रेड चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आज की रेड में कई सबूत CBI के हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में CBI और कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है।